नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय। देखिए, हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों ही आप इस वीडियो को देखने के बाद लिख सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। याद रखिए, 27 नवंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। याद रखें, इलाहाबाद में जन्म हुआ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 1926 में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई थी। याद रखें, 1926 में इनकी पहली शादी हुई थी। इनकी दो शादियां हुई थी। पहली शादी हुई थी 1926 में, और किससे हुई थी? श्यामा से, जिनका निधन हो गया था टीबी की लंबी बीमारी के कारण। 1936 में श्यामा का निधन हुआ था। 1941 में बच्चन जी ने तेजी सूरी से शादी की। किससे शादी की? तेजी सूरी से, 1941 में। 1941 के बाद 1942 में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। कब तक बने रहे? 1952 तक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे 1942 से 1952 तक, तथा आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में से संबंधित भी रहे। आकाशवाणी के जो साहित्यिक कार्यक्रम थे उनसे भी इन्होंने अपना संबंध रखा। उसके बाद विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ हुए। दोस्तों, आपने इसमें पढ़ा कि बच्चन जी का जन्म कब हुआ था? 27 नवंबर 1907 में। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही वे क्या रहे? प्राध्यापक। कहाँ, कब से कब तक? 1942 से 1952 तक। उनके दो विवाह हुए थे। पहला विवाह श्यामा से हुआ था, जिनकी मृत्यु हो गई थी टीबी की लंबी बीमारी के कारण। 1941 में उनका दूसरा विवाह हुआ था तेजी सूरी से। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाओं के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जो 1935 में लिखी गई थी। मधुबाला 1938 में लिखी गई थी। मधु कलश 1938 में लिखा गया था। क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण आदि, ये इनकी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जो इनका मधु काव्य है, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इसे मधु काव्य कहा जाता है। मधु काव्य पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जाता है। याद रखिए, जो इनका मधु काव्य है उस पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव लक्षित होता है। आप नोट्स के रूप में इन्हें लिख सकते हैं। देखिए, बच्चन जी का जो पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बच्चन जी के वाङ्मय का क्या नाम है? तो नाम क्या है? बच्चन ग्रंथावली। इसके कितने खंड हैं? 10 खंड। याद रखिए। बच्चन जी का जो निधन है वो हुआ था 2003 में। इनकी रचनाओं में प्रेम और मस्ती की रचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं भाव पक्ष। हरिवंश राय बच्चन वैसे तो हालावादी कवि के रूप में विख्यात हैं। हालावादी कवि जो प्रेम और मस्ती का काव्य की रचना करते हैं, किंतु उनकी रचनाओं में हालावाद के साथ साथ रहस्यवादी भावनाओं का भी अनूठा संगम देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में हालावाद के साथ साथ क्या देखने को मिलता है? रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। बच्चन जी की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। याद रखिए, प्रेम और सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेम और मस्ती की रचनाएं हैं तो प्रेम और सौंदर्य का संगम होना स्वाभाविक है। बच्चन जी सामाजिक चेतना के सुप्रसिद्ध कवि हैं। याद रखिए, सामाजिक चेतना के भी सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनकी कविताओं में व्यक्तिगत भावना की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। बच्चन जी की रचनाओं में व्यक्तिक अनुभूतियों का चित्रण है। प्रणय अनुभूति की मधुर अभिव्यक्ति मिलती है। प्रेम और मस्ती का काव्य, जैसा कि पहले बताया, वो तो है ही। देखिए, इनका कला पक्ष। हरिवंश राय बच्चन एक प्रखर मेधा के कवि थे।
उनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। याद रखिए, बच्चन जी की भाषा कौन सी है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। संस्कृत के तत्सम शब्दावली के साथ साथ इन्होंने तद्भव शब्दावली, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि भाषा के शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। याद रखिए, कितना आसान है। देखिए, खड़ी बोली इनकी रचना, खड़ी बोली इनकी भाषा है। संस्कृत के तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सभी तरह के शब्दावली का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। याद रखना बहुत ही आसान है, किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं। भाषा का याद रखना है बस कि खड़ी बोली है। तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया। कितना आसान है, याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार सब कुछ इसमें लिख दीजिए। आपने सदैव सीधी सादी जीवंत भाषा को ही अपनाया है। इनकी भाषा कैसी थी? सरल, सीधी सादी, जीवंत भाषा। और ये एक बात याद रखिए कि ये जो प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं, उनके पिता हैं। इनकी शैली कौन सी है? बच्चन जी ने प्रांजल शैली का प्रयोग किया है। याद रखिए, इनकी शैली कौन सी है? प्रांजल शैली का प्रयोग। अलंकारों का भी भरपूर प्रयोग इन्होंने किया है। देखिए, बच्चन जी ने शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। इनके साहित्य में श्लेष अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण आदि अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग। अब इसमें भी आप लिख सकते हैं, सभी अलंकारों के नाम याद होंगे आपको, आराम से लिख दीजिए। उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। देखिए, इनका कलापक्षी याद रखना कितना आसान है। भाषा खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दावली का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। भाषा सीधी सादी है और शैली प्रांजल है। अलंकारों का प्रयोग कौन सा है? सभी शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का प्रयोग हुआ है। याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनोगे तो उसी में आप इसका पूरा भाव पक्ष, कला पक्ष लिख सकते हैं। साहित्य में इनका स्थान देखिए, हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन शुष्क एवं नीरस विषयों को भी सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त है। ये जो हालावाद, हालावाद मतलब जो प्रेम और सौंदर्य की रचनाएं करते थे, व्यक्तिगत अनुभूति जिनमें होती है, ये क्या करते हैं? ये शुष्क और नीरस विषय जो होते हैं उनको भी बड़े ही सरस ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त हैं। छायावादोत्तर हिंदी साहित्य में उनका स्थान, उनका मतलब बच्चन जी का जो स्थान है वो अद्वितीय है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।